क्लास 12 के लिए जैकबोर्ड का सब्जेक्टिव जो मॉडल सेट दिया गया, एकमात्र मॉडल सेट दिया गया, उसके सॉल्यूशन को जरा आप ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है जो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल। जो फॉग हो गया, जो स्मोक हो गया, हवा में जो डस्ट पार्टिकल है, ये एरोसॉल के एग्जाम्पल हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी। मेटलर्जी से आप क्या समझते हैं? तो मेटलर्जी वह प्रोसेस है जिसमें हम इकोनॉमिकली आसानी से इजी वे में हम लोग मेटल का निष्कर्षण करते, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते मेटलर्जी। अगला हो गया जो ग्रुप 15 के उन एलिमेंट्स के बारे में बताएं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ग्रुप 15 में याद कीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ पाया जाता। इन सबों के हाइड्राइड को अगर आप लें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आकार बड़ा होगा, वंडरवाल फोर्स अधिक होगा, लेकिन अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में FON होता तो सबसे कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड N वाला ही होता। तो इन सबों में अगर आप सबसे वीक देखेंगे तो सबसे कमजोर बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फिन का होगा। उसके बाद आ गया Mn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो याद कीजिए Mn का एटॉमिक नंबर 25, कन्फिग्रेशन हो गया आर्गन 3d5 4s2। Mn+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, कन्फिग्रेशन हो गया 3d5, d5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 5। अब हाइब्रिडाइजेशन में याद कीजिए स्क्वायर प्लेनर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें सारे के सारे ग्रुप एक प्लेन में होते, वो हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता DsP2। स्क्वायर प्लेनर का जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो हो गया DsP2। यहाँ इस कंपाउंड का यूपिक नेम लिखना है 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए याद कीजिए नेम हो गया पेंट, प्राइमरी सफिक्स N। CHO के लिए दे दिया गया अल, याद कीजिए 3 पर हाइड्रोक्सी, 4 पर मिथाइल। अल्फाबेटिकल क्रम में चले तो नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनल। ये हो गया इसके यूपिक नेम। उसके बाद विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता, ऑस्टोपोरोसिस, हड्डी वाली जो बीमारी होती वो विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण होता। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ए बी से रिएक्ट करने के बाद सी और डी बनाता। याद कीजिए रेट लॉ डेरिवेशन, सब लोगों को याद होगा रेट लॉ डेरिवेशन, जिसमें याद कीजिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर A B टू द पावर B। तो किसी रिएक्शन के रेट लॉ डेरिवेशन में रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के पावर के सम को हम लोग नाम देते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमेशा एक्सपेरिमेंट द्वारा ही निकाला जाता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद कीजिए nth ऑर्डर के लिए K का यूनिट हुआ करता था लीटर पर पावर n-1, मोल पर पावर 1 - n, सेकेंड -1। तो जब आप n = 1 डाल देंगे तो K का यूनिट होगा पर सेकेंड, इसके यूनिट होंगे। उसके बाद पूछा गया बताइए फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। इट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी जरूर याद रखें लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या अंतर है, वो पॉइंट भी जरूर याद रखिएगा। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है उसको भी आप रिवाइज करके रेडी रखेंगे। याद कीजिए इसमें नॉर्मल वंडरवाल फोर्स होता है, इसमें केमिकल बॉन्ड होता है।
इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर लगता, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल का लेयर, इसमें यूनिमॉलिक्यूलर लेयर लगता है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। इसमें इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो होता, इसमें इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होता है। 4-5 पॉइंट को बनाकर लिख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित रिएक्शंस को कंप्लीट करें, तो याद कीजिए ये तो एकदम मार्कोनिकॉफ है। पाई बॉन्ड टूटा, रिएजेंट का नेगेटिव उस पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम, पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा, कंप्लीटेड। यहाँ वेरी गुड एग्जाम्पल याद कीजिए, इसमें सिल्वर में कम आयनिक गुण होता, ये ग्रुप जो है ये न्यूक्लियोफाइल आपका एम्बिडेंट है, ऑटोमेटिक है, ये बैकडोर से जाएगा, ये इससे जुड़ेगा, प्रोडक्ट बन गया CH3CH2NC प्लस AgBr, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला पॉइंट हो गया, इस रिएक्शन को पूरा करना है, याद कीजिए आपको 3 मॉलिक्यूल्स लेना होगा। अब ये 3OH 3Cl इससे कंबाइन किया, 3OH इससे कंबाइन किया, प्रोडक्ट बन गया CH3CH2Cl प्लस बन गया H3PO3, कंप्लीटेड। बेंजीन पर जब आप कॉन्क नाइट्रिक, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो ये एक साथ ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा। तो यहाँ कंबाइन किया नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दूसरा नाम पिक्रिक एसिड। उसके बाद याद कीजिए DNA और RNA में क्या डिफरेंस है। इसमें 3-4 डिफरेंस आप अपना याद रखिएगा। नेम भी अगर आपको नाम याद हो तो दोनों का नाम भी दे दीजिएगा। इसके प्रॉपर्टीज को अगर आप याद करें तो ये न्यूक्लियस में बनता और ये आपको साइटोप्लाज्म में बनता है। इसमें याद होगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था, इसमें याद कीजिए सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। फिर याद होगा ये हेरिडिटी गुण, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जब गुण को ट्रांसफर था उसमें DNA की भूमिका हुआ करती थी। RNA तो मदद करता था प्रोटीन सिंथेसिस में। फिर आप याद कीजिए इसका रिप्लिकेशन होता, मतलब ये मल्टीपल होता जाता, इसका रिप्लिकेशन नहीं होता। 3-4 अंतर आप याद रखिएगा। अगर बेस के बारे में भी याद रखें, यूरासिल और थायमिन, ये पॉइंट अगर याद होगा तो ये भी आपको मदद करेगा। तो DNA और RNA में आप कोशिश करेंगे जो 3 से 4 पॉइंट जरूर लिख दें, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर आपके पॉइंट हो गए, जो ये बताइए होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या है। बाय नेम इट इज़ वेरी क्लियर, जिसमें एक प्रकार के मोनोमर होंगे नाम देंगे होमोपॉलीमर, जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार देंगे नाम होगा कोपॉलीमर। और फिर याद कीजिए दोनों में डिफरेंस लिखना है तो एक अंतर आप ये दे देंगे, जो होमोपॉलीमर एक प्रकार के मोनोमर से बनता, कोपॉलीमर एक से ज़्यादा प्रकार के मोनोमर से बनता। एक से ज़्यादा प्रकार के जब भी होंगे तो उन पॉलीमर में जैसे ज़्यादातर जो चीज़ें इसमें एग्जाम्पल्स में डाल देंगे, जो दोनों में एक डिस्टिंक्शन डाल करके, और फिर दोनों के एग्जाम्पल जैसे पेन हो गया, वो टेफ्लॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, PVC हो गया, इनके एग्जाम्पल। कोपॉलीमर में आप पॉलिस्टर के जितने एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे नायलॉन हो गया, नायलॉन 6 हो गया, फिर आपके पास ग्लिप्टल हो गया, उसके बाद टिरलिन हो गया, बुनाएन, बुनाएस, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आइए व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैंक्विलाइजर। याद होगा स्ट्रेस, डिप्रेशन, उग्र हो गया, उसको शांत करने के लिए जो दवा दी जाती वो हो गया ट्रैंक्विलाइजर। बार्बिट्रेट वगैरह बहुत सारी इस फैमिली के मेंबर हैं। एनाल्जेसिक पेन किलर को नाम देते, जितने भी एनाल्जेसिक हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपको एवरीडे लाइफ में बताया गया, एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, एनाल्जिन, नोवाल्जिन वगैरह जो भी इस कैटेगरी में आते हैं।
एस्पिरिन भी। इसमें डाईमैग्नेटिक के बारे में पहले बताया गया, जो किसी भी सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, अगर वीक रिपल्सन होता है तो हम नाम देंगे डाईमैग्नेटिक। और आइडेंटिफिकेशन याद होगा, इसमें टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। पैरामैग्नेटिक में याद कीजिए, किसी भी सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम डालते हैं, वो अगर वीकली अट्रैक्ट होता है तो उसे हम लोग नाम देंगे पैरामैग्नेटिक। और इसकी पहचान हो गई, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। फेरोमैग्नेटिक में याद कीजिए, किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में डालने पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करे और मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बाद भी उसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता हो, वो मटेरियल कहलाएगा फेरोमैग्नेटिक। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, यूरोपियम ऑक्साइड, CrO2, गैडोलोनियम, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और डोमेन थ्योरी पर अगर हम इसे परिभाषित करें तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सारे डोमेन इसके फेवर में चले जाते, ऐसे मटेरियल को हम लोग नाम देंगे फेरोमैग्नेटिक। याद रखिएगा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में भी इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिस्ट करता है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। What do you mean by Faraday's law? तो फैराडे का दो नियम था, एक नियम 1 और एक नियम 2। फर्स्ट नियम आपका हो गया फैराडे का, जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया और यहाँ पर कैथोड और एनोड डाल दिया और उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो ये थ्योरी कहता है जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसी भी इलेक्ट्रोड पर जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होगा, the mass of the amount of the substance is directly proportional to quantity of charge। ज़्यादा चार्ज देंगे ज़्यादा अमाउंट देगा। और फिर याद होगा W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू या W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। फैराडे लॉ रिविजन कर लेंगे। फैराडे का दूसरा नियम कहता है अगर हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं और उन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते, सिमिलर क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर पास करते हैं, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये था फैराडे का दूसरा नियम। पहला और दूसरा नियम याद रखिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कहता है 2 एम्पियर के करंट को I इज इक्वल टू 2 एम्पियर हमने पास कराया 30 मिनट, 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 1800 सेकेंड। याद होगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी, 2 इंटू 1800 इज इक्वल टू 3600 कूलम। कहता है बताइए कैथोड पर कितना कॉपर जमा होगा। याद कीजिए क्यूप्रिक क्लोराइड में अगर कॉपर पर चार्ज देख ले तो कॉपर पर चार्ज बन रहा +2। याद कीजिए कैथोड पर डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर बना। यहाँ से उठाइएगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, डिपॉजिट 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर। याद कीजिए 2 इंटू 96,500 कूलम कितना डिपॉजिट करता है, 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करता है। तो 3600 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, तो 63.5 बाई 2 इंटू 96500 इंटू 3600 ग्राम, इतना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा, इज इक्वल टू आंसर। फिर इसके बाद कहा गया इनके स्ट्रक्चर को आप बनाए। तो याद कीजिए स्ट्रक्चर के लिए हम अलग रिवीजन आप लोगों को पहले ही दे चुके हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल देख लें। पहले आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर ये इनके एग्जाम्पल ये हो गए P, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस जगह पर ये हो गया OH OH OH। पहले यहाँ से ही फास्फोरस वाले में यहाँ से शुरू करिएगा इस जगह से। फिर यहाँ देख लीजिए P O OH OH और H। अगर यही एग्जाम्पल गौर करिए S3PO2 देता, फिर ऐसे बढ़ते डबल बॉन्ड O OH, फिर यहाँ H
और यहाँ H। इससे एक रीजनिंग क्वेश्चन भी पी ब्लॉक का मिल जाएगा। इसकी बेसिसिटी का वैल्यू 1, इसकी बेसिसिटी 2 और इसकी बेसिसिटी का वैल्यू 3 होता। जिनन ट्राइऑक्साइड, जिनन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कीजिए 8, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3 और लोन पेयर के कारण इसका आकार होगा पिरामिडल। PCl5 याद कीजिए Cl, 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 Cl याद होगा आकार ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जिनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये इनका शेप हो गया और ये इनका आकार हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ये इनके शेप्स हो गए जिनको ड्रॉ करना है आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? तो याद कीजिए किसी भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते सॉल्वेंट में तो हम उसे नाम देते सॉल्यूशन। याद होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग नाम देते थे कंपोनेंट। थ्योरी था किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट इज द रेशियो, वो एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्यूशन में मौजूद टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को हम लोग उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बोलते थे। मतलब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हुआ तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन याद, और ये भी याद रखिएगा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगला पॉइंट हो गया 10% सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। इसका मतलब लैंग्वेज में ये लिखा जाएगा 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन। 100 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूट का मास है। तो याद कीजिए मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 10 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा। याद कीजिए ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 180 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ सॉल्यूशन का मास दिया गया तो याद होगा मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो 100 में से 10 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 90। सॉल्वेंट ऑटोमेटिक है, नहीं दिया गया, वाटर है तो, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आप निकालेंगे इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1/18। यहाँ भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे इज इक्वल टू 90/18 इज इक्वल टू 5 मोल। अब मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालना है, मतलब सॉल्यूट का निकालना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों का 1/18 प्लस 5 वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। इसके कोई भी यूनिट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, जो किसी भी एसिड पर, एस्टिक एसिड पर SOCl2 डालेंगे सल्फोनाइल क्लोराइड तो क्या होगा? याद कीजिए HCl बाहर, फिर ये Cl कंबाइन किया, ऑक्सीजन जाकर जुड़ा, प्रोडक्ट बन गया CH3COCl प्लस HCl प्लस POCl3, लेकिन आपके मेन प्रोडक्ट होंगे इज इक्वल टू एसिटाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को नाम देते रोजनमुंड रिएक्शन। थ्योरी याद रखिएगा, किसी भी एसिटाइल क्लोराइड पर जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट डाला गया HCl बनकर बाहर हाइड्रोजन जुड़ गया, कंपाउंड बन गया एसिटल्डिहाइड। कंपाउंड का नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है HVZ। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल के कार्बन को अल्फा कार्बन, जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ही क्लोरीन ब्रोमीन डालेंगे, याद कीजिए इस जगह पर HCl बनकर बाहर, क्लोरीन जुड़ गया, कंपाउंड बन गया CH3CHCl COOH।
फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गए, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन ये एक रिड्यूसिंग एजेंट, याद कीजिए H2O बनकर बाहर हाइड्रोजन जुड़ गया, कंपाउंड जो S बने उसका नाम हो गया प्रोपेन, साथ में बाहर निकला H2। एस्टल्डिहाइड पर HCN डालेंगे, बहुत फेमस रिएक्शन है और बहुत इजी है, याद कीजिए CN पर चार्ज माइनस प्लस डेल्टा प्लस, न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला जुड़ा, पाई बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन जुड़ा, प्रोडक्ट बन गया CS3COH H और CN, साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये आपके सब्जेक्टिव पेपर के ये सेट आपके कंप्लीट हो गए। एक बार रिवीजन कर लें ताकि जितनी चीज़ें आपसे पूछी जाएं उसका अच्छा कंट्रोल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।